करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हर हफ्ते हमारी ये क्लासेस आती है। पेपर 2 सी-टेट का पेपर 2 की जो तैयारी कर रहा है, बीएड की है जिसने जो भी किया है, और सी-टेट पेपर 2 की तैयारी जो कर रहा है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर की क्लास एक आती है हफ्ते में, और डेली थ्योरी वाइज 6 to 8 एनसीईआरटी चल रही है इसी चैनल पर। तो आप सभी जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट बना दी गई है उस सब में। तो ये तीसरी क्लास है हमारी। चलो टाइम ना गवाते हुए आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हो जाता है और फिर बड़ी क्लास है। क्योंकि सभी बोल रहे थे कमेंट करके कि 120 क्वेश्चन लाइए, तो मैं 120 क्वेश्चन लेके आई हूँ अब की बार। नहीं तो 90 क्वेश्चन लाती थी, अब की बार 120 क्वेश्चन ही लाई हूँ पूरे। तो ये लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए एक कंटेंट हर हफ्ते लाती हूँ। हफ्ते में अभी एक क्लासेस ला रही हूँ प्रीवियस ईयर की, क्योंकि साथ में थ्योरी भी डेली वाइज आती है, और इसके बाद हफ्ते में 2 क्लासेस लाऊंगी। अभी एक ही चल रही है, नवंबर में दिसंबर लगेगा तो 2 क्लासेस आने लगेंगी। एवं आप सभी लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाएगा ना, तो उसे उसका नॉलेज होगा कि आप कितना कंटेंट पढ़ रहे हो, कितना आप अचीव कर पा रहे हो, कितने नंबर ला पा रहे हो। पहले ही आपको इस सब का पता चल जाएगा, तो आप एग्ज़ाम हॉल में उस हिसाब से कर पाओगे। आपकी थोड़ी डेली रूटीन सी बन जाएगी, डेली करोगे ना, तो आपको वहाँ करने में आसानी होगी। तो हम करने जा रहे हैं कौन सा पेपर, 12 जनवरी 2022 का सी-टेट और पेपर 2 का। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर टाइम लगाते हैं, क्योंकि टाइम हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ी क्लासेस, मतलब बहुत तो नहीं, जैसे कि 1.5 घंटा हो जाए क्या पता। चलो 120 क्वेश्चन है, लगाते हैं कितना टाइम लगता है, कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। चलो, सही विकास में खालिस्तान से खालिस्तान तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। जो विकास है, बाल विकास में ऐसे कौन सी चीज़ से मतलब वृद्धि में बदलाव किया जा सकता है? तो जन्म, मध्य बाल्यावस्था, जन्म किशोरावस्था, गर्भाधारण किशोरावस्था, गर्भाधारण माध्यमिक बाल्यावस्था। तो बाल विकास में गर्भाधारण, जन्म से नहीं, ये गलत हो गया, क्योंकि गर्भधारण से ही विकास होना उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा, पहले शिशु छोटा होता है, छोटा होते होते बड़ा होता जाता है, तो विकास तो हो ही रहा होता है उसका। तो बाल विकास में गर्भधारण से किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि का बदलाव का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि इन बदलाव में हमें साफ साफ पता चलता है कि हो रहा है बदलाव विकास में। चलो, हमारा आंसर है तीसरा। फिर है कथन, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब देखते हैं दूसरा इसका कथन व्याख्या कर रहा कि नहीं। और आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो हमारा पहला सही तो है कि विकास के मार्ग में प्रगति व सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि देखो विकास में इतना पूर्वानुमान नहीं लगा। विकास तो सबका ही होता है, हाँ, किसी किसी का विकास नहीं होता है, वृद्धि होती रहती है, उसका अलग है। पर पहला हमारा सही है और दूसरा भी हमारा सही ही है, क्योंकि सही है दोनों, पर ये व्याख्या नहीं इसकी कर रहा, क्योंकि वो विकास के बारे में बोल रहा है, ये आनुवंशिकता के बारे में बोल रहे, तो स्पष्ट है कि उसकी व्याख्या तो वो कर ही नहीं रहा। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा, तो हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। फिर हमारा तीसरा, फिर है सामाजिकरण। समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है, और व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया औपचारिक प्रक्रिया है, जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो पूछा सामाजिकरण, तो सामाजिकरण एक वो प्रक्रिया है जो जटिल प्रक्रिया तो है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से समाज में उत्पन्न होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा दूसरा। अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो शिक्षिका को अमूर्त पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही लग रहा है। परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्या प्रस्तुत करना चाहिए, परिकल्पना सोच को विकसित करने के लिए समस्या, ये तो नहीं,
लग रहा, हाँ सही है, लेकिन हाँ अपनी सोच को विकसित करने के लिए समस्या, अच्छा मतलब परिकल्पनात्मक रूप से सोचने के लिए समस्या। और अमूर्त समस्या नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, ये तो गलत है। अमूर्त समस्या क्यों नहीं करना चाहिए, ये गलत है। समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिकता देने के लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, ये भी सही है। क्योंकि अमूर्त समस्याएं नहीं, अमूर्त समस्याएं उत्पन्न करना चाहिए, जो मन में सोच सके उसको बोलते हैं अमूर्त। तो हमारा आंसर आ जाएगा ABD, लग रहा हमें ABD है हमारा आंसर। तो इसमें देखते हैं क्या है, ABD चौथा हमारा आंसर है, ABD का चौथा हमारा आंसर है यहाँ पर। फिर देखते हैं हम कौन सा, पांचवा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक संक्रियाएं हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन एवं समावेशन किसकी प्रक्रिया, तो अनुकूलन। तो हमारा पहला क्या आया है, हाँ अनुकूलन। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, अनुकूलन ही आ जाएगा, क्योंकि सीखने का निकटतम क्षेत्र नहीं हो रहा, रचनात्मक चित्रण, अग्रिम आयोजन नहीं, अनुकूलन हो जाएगा। इन दोनों को मिला के जो पूरक हो रहा ना, उसका अनुकूलन हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा आंसर। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे खालिस्तान को, जबकि लेव वाइगोत्स्की खालिस्तान को महत्व देती हैं। यानी जीन पियाजे बच्चों के सीखने के संदर्भ में किसको प्रमुखता महत्व देते हैं, एवं वाइगोत्स्की किसको देते हैं। तो देखो साफ साफ है कि जीन पियाजे देते हैं किसको, परिपक्वता को, एवं वाइगोत्स्की देते हैं सांस्कृतिक उपकरण को। तुम्हारा आंसर पहला ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही इनके, ना कि पुनर्वनन उद्दीपन ये कुछ नहीं है। तो परिपक्वता है किसकी, जीन पियाजे बच्चों को सीखने के लिए बोलते हैं, एवं सांस्कृतिक उपकरण वाइगोत्स्की बोलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है, सही नहीं है। कौन सी हुई, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली को विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सही नहीं है। तो निर्देशित आदान प्रदान, निर्देशित आदान प्रदान, ये तो सही है हमारी। और व्यापक चर्चाएं, ये भी सही है हमारी। सहयोगात्मक अधिगम, ये भी सही। वो पूछा सही कौन नहीं है, इसका भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं कि सही कौन नहीं है। तो हमें क्या, हमें तो आंसर देखना पड़ता है, हाँ ये सही। हम ये नहीं देख पाते कि यहाँ नहीं लिखा है, नहीं वर्ड को देखना है कि नहीं सही, पॉजिटिव नहीं देखना है, यहाँ नेगेटिव देखना है। और जहाँ नहीं आता वहाँ पॉजिटिव देखना, ये भी मुख्य रूप से ध्यान में रख कर चलना पड़ता है, क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम पॉजिटिव लगा देते आंसर, अभी तक तो लगा ही चुके होते। तो नहीं में आ जाएगा दोहराव व स्मरण करना, ये गलत है, क्योंकि दोहराव स्मरण करने से कुछ नहीं। सहयोगात्मक व्यापक चर्चाएँ, जैसे अपन एक दूसरे से चर्चा करो तो हर क्वेश्चन है कुछ भी वो जल्दी याद होता है, इसलिए दोहराव व स्मरण गलत आ जाएगा यहाँ पर आंसर। फिर है मतलब आंसर इसका यही सही है, दोहराव व स्मरण करना। गलती ढूंढना तो वो गलत मिल गया, इसलिए सही है। कैरोल गिर्गन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो खालिस्तान पर बल देती है को नकारते हैं। तो देखभाल की नैतिकता, इसे लगा नैतिक आदर्श, तो हमारा आंसर देखभाल की नैतिकता पर बल देती है। जो कोहलबर्ग है नारीवादी नैतिकता जो देखभाल की नैतिकता पर बल देती है। ठीक है, पहला आंसर हमारा आ जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो पहला ही आंसर आ गया हमारा, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का ही सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो पहला हमारा सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। 2020 के अनुसार संकल्पनात्मक समझ एवं गैर संदर्भिक विषय वस्तु आ गई, गलत है। रटका सीखना आ गई, गलत है। परीक्षाओं के लिए सीखना, गलत। ये सब बिल्कुल मतलब ये इसमें क्या आ गई, विषय वस्तु तो गलत ही माने जाएगा। रट कर तो पूरा ही गलत माना जाएगा। परीक्षाओं के लिए भूला, पहला ही हमारा आंसर इसका सही है, क्योंकि पॉजिटिव सोचना, हमें बच्चों के बारे में होगा कोई भी चीज़ हो पॉजिटिवली सोचना, थोड़ी अपना दिमाग है ना उसकी मेमोरी का थोड़ा इस्तेमाल करना है। और जैसे कि हम इससे आपको ये पता, और जिसको क्वेश्चन आ रहे हो थ्योरी पढ़ चुका हो दोबारा रिवाइज कर रहा हो
तो वो क्वेश्चन लगाता जाए और कमेंट में लिख के बताए कि इतने क्वेश्चन उसने करे हैं, क्योंकि इतना कर पाया वो, तो उसे पता चल जाएगा कि 120 में से वो कितने क्वेश्चन कर पाए हैं। तो इसलिए वो ज़रूर देखें और लिखें। बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश, शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश, पाठ्य पुस्तकों से? बिल्कुल गलत, पाठ्य पुस्तकों से होता ही नहीं। और अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से? नहीं। विविध स्रोतों का अन्वेषण करके? ये हो सकता है कि विविध बहुत प्रकार की चीज़ों का अन्वेषण करके सीख रहा, तो ये सही है हमारा, 4th सही है हमारा आंसर। फिर है कथन, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत। बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शेषावस्था के चरण से ही मिलते हैं, शुरू हो जाते हैं बच्चों में। वो तर्क क्या है हमारा कि बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक, बच्चों में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर देखो दोनों ही सही है, इसके दोनों ही सही हैं, पर इसकी ये व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि ये दिया गया है जेंडर वाइज, वो जेंडर वाइज नहीं है, ये अलगाव समाज अलग ही दे रखा है। तो हमारा पहला इसका आंसर आ जाएगा पहला, जो कि ए और बी दोनों ही सही है, परंतु ये आर ए की व्याख्या नहीं करता है हमारा आंसर, क्योंकि इसमें सामाजिक आ गया। जेंडर वाइज में अनुभव को जो अपूर्व क्षति कर सकती है, बचपन के अलावा मतलब वंचित करके क्षति, ये करता है, व्याख्या करता है इसकी, क्योंकि ये सही माना जाएगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन पहले लगा चुकी हूँ, तो मुझे कुछ नॉलेज इनका पहले लगा चुकी हूँ और फिर आपको बता रही हूँ, तो इसका है कि हाँ ये दोनों सही है एवं व्याख्या भी कर रहे हैं दोनों, जेंडर वाइज तक दोनों में आ रही, जेंडर वाइज तक। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे अभिभावक अपने बच्चे की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित कर पाए। मंद बुद्धि, बुद्धिमान इत्यादि, ये तो गलत है, क्योंकि मंद बुद्धि आ गया है। बच्चों को मंद बुद्धि तो देखना ही नहीं, बच्चों को बहुत बड़ा देखना, अपन आज जैसे हमें उनको अपन से भी ऊपर देखना है बच्चों को। अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके, ये सही है कि बच्चों के लिए अभिभावकों के मन में बच्चे सीखने और कैसे सीखें और क्या सीखें ये समझ बन सके। तो हमारा आंसर दूसरा सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की बजाय सही से आंसर लगाते जाएं, क्योंकि टाइम बहुत खा जाएगा नहीं तो वीडियो। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे घर पर ट्यूशन लें। बिल्कुल गलत। उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्यपत्रक दिए जाएं। बिल्कुल गलत, स्मरण ऐसे नहीं। स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो, ये सही है। गैर संदर्भ पाठ्य पुस्तक पालन हो, नहीं, कि उनकी रुचि कम ना हो, ऐसा कुछ किया जाए शिक्षकों के द्वारा कि स्कूल में आने के लिए प्रेरित हो। तो हमारा आंसर आ जाएगा तीसरा। उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। तो ऐसा कौन प्रश्न? देखें, आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न हैं? पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। एवं हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई थी? तो हमारा आंसर आ रहा है इसमें, आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। तो हमारा आंसर ये आ रहा है। पहचान करें मूल्यांकन के कौशल का। तो हमारा आंसर इसमें कौशल दिखाई देगा। समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाध्यान हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया है? तो विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना एवं सभी के लिए एक रूपी और मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना। पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध करवाना और सूचना हेतु समुचित संबंधित और अनुकूली पद्धतियों का प्रयोग करना। तो हमारा आंसर पहला एवं
ए बी और डी लग रहा, देखते हैं हम यहाँ पर ए बी डी, नहीं 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 नहीं, नहीं ए बी डी ने डी थोड़ा ऐसे, चलो आंसर में समझ आ जाएगा, ए बी तो है, ए बी बी गलत लगा क्योंकि मानकीकृत सही पहचान। देखो इधर बताओ कि ये तो सही लग रहा, बी में मानकीकृत आ गया। देखो एक बात बोले, जिस भी क्वेश्चन में मानकीकृत आएगा ना तो उसको नेगेटिव में डालना है क्योंकि ये गलत हो जाता है मानकीकृत, तो हमारा ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये गलत है हमारा, ये गलत है क्योंकि इसमें मानकीकृत को, वही मैं सोची थी इसमें मानकीकृत गलत माना जाता, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए सी डी, यानी बी छोड़ के, तो हमारा आंसर क्या है तीसरा, ए सी डी। ओके। धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो सभी धर्मों में समानता की बजाय अंतर पर ज़्यादा लोगों गलत, अंतर पे ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए। विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। हमारा आंसर यहीं खत्म हो गया कि शिक्षिका को कैसे उदाहरण देना चाहिए अल्पसंख्यकों को धार्मिक के बीच में, तो उसे ना अंतर बताना चाहिए, ना कि उसे प्रथाओं के बारे में कुछ भी नहीं, या ना कि रूढ़िवादियों के, उसे विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव का उदाहरण देना चाहिए, यानी सबको उतनी समानता देनी चाहिए। वह डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? जो डिस्ग्राफिया है ना वो मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? तो हमारा डिस्ग्राफिया जुड़ा है लिखने से, क्योंकि ग्राफ, सोचो ग्राफ करना, ग्राफ कहाँ करते हैं, लिख के ही ग्राफ बनाते हैं, तो हमारा लिखना आ जाएगा, क्योंकि पढ़ना तो आ जाता है डिसलेक्सिया में, पढ़ना किस में आ जाता है डिसलेक्सिया में, तो लिखना आ जाएगा कि इसमें डिस्ग्राफिया में। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होता है? तो इसमें से छोटे मुद्रण और चित्रों वाली पुस्तकें, नहीं। शिक्षक और साथियों द्वारा संकेतित भाषा का प्रयोग, स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सफल कौन बना सकता है? कौन सी? जो स्पर्श करके उभरी हुई चीज़ों को बता सके उसको, क्योंकि स्पर्श करेगा तो उसे ज़्यादा उसका अनुभव होगा, वो समझ पाएगा। उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती हैं? तो अभिसरण सोच को, यही सही लग रहा है हमें, अभिसरण सोच को, सीखने की जिज्ञासा को, ये तो सही है। बढ़ावा देना चाहिए गतिविधियों को एवं विचारों की मौलिकता को, समस्या समाधान कौशल को, तो ये लग रहा हमारा अभिसरण सोच है एक अलग, ये तो सब सेम लगा, तो ये पहला आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अभी सीखे गए संप्रत्ययों को विस्तार और चर्चा करने से मना करें, ये तो गलत है। मना क्यों करें? बच्चों को तो बताना ही चाहिए, जबकि विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें, ये बिल्कुल सही है। ऊपर भी मैंने एक बार ये क्वेश्चन बता दिया कि विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के लिए अवसर दें। विभिन्न जो भी परिस्थितियाँ उसको एक माने, क्योंकि सबसे पहले अपना बच्चा है जिसको हम पढ़ाएं ना, तो वो मूल्य माना जाए, ना कि टीचर, ना कि कोई नहीं, बच्चा ही सर्वोपरि है। फिर एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही लग रहा है। प्रोत्साहन करना चाहिए, सबसे बड़ा वर्ड, कितना अच्छा है। विद्यार्थियों को केवल सबसे बड़ा गलत वर्ड, केवल आ गया तो समझो आपका पूरा ही गलत माना जाएगा, और यहाँ प्रोत्साहन सबसे अच्छा, और नेगेटिव में आ जाता है केवल तो आएगा ही नहीं बच्चों के लिए। प्रोत्साहन करना पॉजिटिव में, तभी उत्तर देने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए जब भी सही उत्तर के बारे में सही तरह से सुनिश्चित। तो हमारा पहला सही है, दूसरा गलत है, यही वर्ड से पता चल गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा तीसरा। ये सही है परंतु आर गलत है, तो हमारा तीसरा आंसर है इसका। फिर है एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच खालिस्तान उत्पन्न कर सके। तो चिंता तो बिल्कुल नहीं, बोरियत बिल्कुल नहीं, हतोत्साह बिल्कुल नहीं, जिज्ञासा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सोचो आप दिमाग से भी लगा सकते हो ये ऐसे क्वेश्चन, जिसमें वो बोल रहे हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, कैसी?
बोरियत तो नहीं देना चाहिए, चिंता तो नहीं है, तो उस तो आप खुद समझ सकते हो कि जिज्ञासा उत्पन्न करे, ऐसी शिक्षा देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि बच्चों में पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न हो, वैसी शिक्षा उन्हें बहुत महत्वपूर्ण होगी। किसी विशेष कार्य को कैसे करना, इसके ज्ञान को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है? समावेशी ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, अनुबंधित ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो हमारा आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि कार्य को कैसे करना, कार्य कोई चीज करेंगे तभी तो पता चलेगा ना, तो प्रक्रियात्मक ज्ञान आ जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता? तो अन्वेषण देता, अधिक ज्ञान, बातचीत, अंतःक्रिया, ये सभी नहीं। क्या बोला? फिर से नेगेटिव, क्योंकि इसको देख लिया करो बैठ को। तो अन्वेषण पॉजिटिव है, अधिक संज्ञान ये भी पॉजिटिव है। तो निष्क्रिय अवलोकन, निष्क्रिय कितना गलत वर्ड है, निष्क्रिय, तो ये गलत है। तो हमारा ये गलत का गलत भाई हो जाएगा, भाई, तो भाई नहीं, तो पॉजिटिव में आ जाएगा। नहीं का भाई नहीं। हमारी अपनी क्षमता और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? तो उन उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष व प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? तो हम देखते हैं घोषणात्मक, एपिसोडिक प्रयोगात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान, क्योंकि ये बहुत सही है, क्योंकि सबके लिए भी प्रक्रिया करके करना तो बहुत अच्छा होता है। एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्या को उद्दीत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? तो अनुरूपक सोच, अनुक्रिया, कार्यात्मक, स्थिरता नहीं होगी, पंचसगामी कार्यकारी युक्ति। तो हमारा आ जाएगा अनुरूपक सोच होगा इसका आंसर। एक वैज्ञानिक संप्रदाय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों की उस संप्रदाय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। ये बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी को भ्रांतियों के बारे में शिक्षिका ने क्या बोला कि वैज्ञानिक तर्क की खोज करने का उन्हें अवसर दे। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों को अवसर प्रदान करने में बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा वो, कि बच्चों को अवसर दें, सबसे बढ़िया। और इसमें आ गया क्या मानक, तो एक गलत है। इसमें आ गया पास भेज दें शिक्षक के, इससे क्या मतलब हो जाएगा? आकलन की सिफारिश करें, सिफारिश गलत आ गया। इसमें संप्रदाय की ओर बढ़ जाना चाहिए, ये गलत ही है। हमारा आंसर पहला ही सही हो गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किसी प्रकार के संवेग से ध्यान अवधि अपरिवर्तित रहती है। संवेग और तार्किक सोच एक दूसरे से स्वतंत्र है। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनरावृत्ति को सुधार से दे। तो ये सही, क्योंकि सुधार से बहुत अच्छा आंसर है। तो ये तीसरा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है? मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य में सक्षम हूँ। तो ये सही है, क्योंकि मैं अपने तरीके से करने में सक्षम हूँ। तो यही सही माना जाएगा हमारा आंसर दूसरा। नहीं सॉरी, इसके आंसर ऐसे पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये देंगे कि कौन कौन आपके सही आंसर माने जाएंगे। तो हमारा आंसर है मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं अपने यहाँ क्या करना है कि संभावना रखता है प्रेरित विश्वास भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करना संभव था। यदि मैं अपने प्रयत्न में आवश्यकता प्रयास करता हूँ तो मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ। मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूँ और मेरी किस्मत कभी भी नहीं। दोस्तों ये सही है हमारा दूसरा, इसमें हमारा दूसरा ही सही है, क्योंकि इसका आंसर दूसरा है। मैं अपने प्रयत्न में प्रयास करता हूँ कि मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूँ, यही सही है हमारा आंसर। ये इसका आंसर ऐसा है कि ये कितने क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन कर रहे थे हम,
और 30 से 31वां ढूंढना है, वो लास्ट में 52 का बीच में आएगा। तो हम पहले 30 से 31वां क्वेश्चन ढूंढते हैं कहाँ पर है। 30 से 31वां क्वेश्चन, तीस से 31वां कहाँ पर है हमारा। तीस से 31वां, हाँ ये आ गया हमारा, आ गया आंसर 30 से 31वां। ठीक है, क्योंकि 120 क्वेश्चन मैंने बोला था, उससे ज़्यादा ही हो जाएंगे, कम नहीं रहेंगे आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर ही पेपर लगवा रही हूँ, आपके पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाऊंगी। तो यहाँ से 2023, 22, 24 जितने भी है सभी लगवाऊंगी। 24 नहीं दोस्तों, 23 तक के हैं, मतलब 2011 से 23 तक के। वीर से बाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। वीर से बाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये जुड़ा हुआ है बस 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 बनना, अलम्मा प्रभु, अक्का महादेवी, चोखा मिला। तो हमारा लग रहा है ए चोखा मिला से नहीं जुड़ा हुआ है, इससे तो हमारे ABD आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ABD। तो हमारा तीसरा इसका आंसर आ जाएगा ABD। निम्नलिखित में से सूची में क्या क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सूची में सेकंड में उनके व्यवसायिक चित्रण से सही मिलान करना है दोस्तों। अब हमें बेललार कौन कहलाते हैं। तो बेललार कौन कहलाते हैं हमारे, तो बेललार कहलाएंगे हमारे बड़े भूस्वामी। बेललार क्या कहलाएंगे, हमारे बड़े भूस्वामी। उड़वार क्या कहलाएंगे, साधारण हलवाई। बेललार कहलाएंगे बड़े भूस्वामी, उड़वार कहलाएंगे साधारण हलवाई एवं अधिमई कहलाएंगे क्या, कि भूमिहीन मजदूर। गृहपति क्या कहलाएंगे, सुसंत कृषक। यानी हमारा आंसर आ जाएगा तीसरा चौथा और दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला, हाँ तीसरा चौथा पहला दूसरा। तो दूसरा हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका। प्राचीन काल में मैं क्यों लगा पा रही, आपको इसका भी आंसर दे दूँ यहाँ पर, कि ये मिलान कैसे कर पा रही मैं, और पहला कैसे किया और मिलान कैसे। क्योंकि दोस्तों मैं थ्योरी पढ़वा चुकी हूँ, थ्योरी NCERT की थ्योरी पढ़ा रही हूँ। 6 to 8 NCERT की संपूर्ण थ्योरी, 6 to 8 NCERT की संपूर्ण थ्योरी पढ़ा रही हूँ इसी चैनल पर। तो जिसने पढ़ी होगी या गए, और जिसने नहीं पढ़ी वो जाकर पढ़ ले, अभी भी मौका है, वो पढ़ सकता है। तो उसमें ये थ्योरी में ये सभी पता चल रहा कि बेललार क्या कहलाते थे। पूरी थ्योरी में पढ़ाएगा कि बेललार बड़े भूस्वामी कहलाते थे, उड़वा साधारण हलवाई कहलाते थे, गृहपति एक स्वतंत्र कृषक कहलाते थे। ये सभी थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए सभी इसके क्वेश्चन आंसर जिसने थ्योरी लगा ली होगी वो कर पा रहा होगा, जिसने नहीं लगाई वो कर ले अभी जाके थ्योरी, तो वो लगा सकता है। प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित, ये भी थ्योरी में पढ़ा चुकी मैं। ये क्वेश्चन में थ्योरी में पढ़ा चुकी। चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाले ये बिल्कुल सही है, पहला ही मैं पहले थ्योरी में पढ़ा चुकी कि चीन से दूसरे देशों में जो रेशमी कपड़े को ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग को सिल्क रूट कहा जाता था दोस्तों। 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है। तो 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों या रथकर्ताओं की स्थिति पर विचार किया है। तो बादामी चालुक्य नहीं, नंदी वस्मेश्वर, बालू बमबट्टी नहीं, हम इसमें किया गया है उय्याकोंडन उदयार में किया गया है इसका जिक्र। फिर अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई सिंधे ने आलोचना की है। ताराबाई सिंधे ने आलोचना की पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की, पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की। तो सामाजिक अंतरों की आलोचना की। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ये सही है। हमारा आंसर आ जाएगा ये पहला, कि ये सही है। फिर है हमारा कितने 35 से 36 में क्या है, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरियल्वर अंडाल तोड़र डिपोड़ी अलवार और लम्बलवार के गीतों का संकलन किया गया है? तो दिव्य प्रबंधन, तिरुवाचकम, तेवरम, ये गलत है, पहला ही सही है, दिव्य प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कर नहीं है जो शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? तो फसल है, चरवाहों पर है, शिल्पकार पर, परिवार पर कर नहीं है। तो ये सही है हमारा, चौथा सही है कि परिवारों पर कर नहीं है। फिर है जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। तो सही विकल्प नहीं। आरक्षित वन निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से संबंधित या उनमें केवल कड़ी शर्तों के अंतर्गत अनुमति दी गई थी। और दूसरा है कि संरक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों को के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी है। तो हमारा दोनों ही सही है, ये और भी दोनों सही है। हमारा आंसर आ जाएगा दूसरा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया? तो निम्नलिखित कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया? मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। यही है हमारा सही आंसर कि श्री नारायण गुरु द्वारा कौन सा नारा दिया गया? तो मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर नारा दिया गया। निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? तो निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन ई.वी. रामास्वामी पेरियर ने किया शुरू। ई.वी. रामास्वामी पेरियर ने स्वाभिमान आंदोलन नारा शुरू किया। नीचे दिए कथनों ABC और को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। देखते हैं। 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी। गांवों और कस्बों से अपेक्षाकृत धनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थी, परंतु यह निचली जातियों के लोग सरवर जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलवाने का अवसर था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 19वीं शताब्दी में नए शहरों की मजदूरी मांग, पहला सही हो जाएगा। वो है इसमें से दूसरा गलत हो जाएगा और AC सही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? AC। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अंतर्राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? तो सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी। तो हमारा यही सही है, मोहनदास करमचंद गांधी है जो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे थे। तो हमारे गांधी जी। निम्नलिखित कथनों A और B को पढ़िए। औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया एवं कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती थी और मौजूदा विशेषाधिकारों में हेरफेर करने की कोशिश नहीं करती। तो हमारा पहला ही सही माना जाएगा और दूसरा गलत। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4th। दोस्तों, आपके लिए एक क्लास, आपके लिए सिर्फ ये रात में ली जा रही है। आपके लिए क्लास 11 बज चुके हों, 11 बजे से ली जा रही है जो कि 12 के बाद तक चलेगी। क्लास पता है 1.5 घंटे तक तो चलेगी, जितनी भी चले 1 घंटे में हो जाए तो और भी अच्छा है। तो एक क्लास आपके लिए इतनी रात में ली जा रही, तो आप अच्छे से पूरी क्लास देखिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंच सके। एवं सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप इतना सा तो कर ही सकते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में सही है जब इसका प्रारूपण हुआ? इसमें से उन समुदायों को जो कि भारत के सबसे बड़े अनुपात को संगठित करते हैं वो उनके मतदान के अधिकारों को अंगीकृत किया गया है और
इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया है एवं इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। तो हमारा बी और सी सही है, पहला सरासर गलत है। तो इसमें कानून नज़र में समान माना गया है एवं इसमें वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। फिर सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों मैं ज्योग्राफी भी पूरी पढ़ा चुकी हूँ संपूर्ण। अगर आपको ज्योग्राफी थोड़ी समझ नहीं आए तो आप बता देना, तो दोबारा पढ़ा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आपको पढ़ा चुकी हूँ। हिस्ट्री भी चल रही है, कक्षा 7 की हिस्ट्री चल रही है, 6 की हो चुकी है। थ्योरी सहित हो चुकी है, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर लगवा रही हूँ कि आपने जो भी अचीव किया इसमें आपको सब पता चलता जाएगा कि आप किस नंबर पर हो। ठीक है। सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौरमंडल बनाते हैं। सूर्य 8 ग्रह उपग्रह क्षुद्रग्रह उल्कापिंड सौर परिवार बनाते हैं। तो हमारा दूसरा सही है, क्योंकि सौरमंडल बनाते हैं 8 ग्रह, सौरमंडल नहीं केवल बनाते हैं, सभी मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। सूर्य 8 ग्रह उपग्रह क्षुद्रग्रह उल्कापिंड सौर परिवार, ये सभी मिलकर बनाते हैं। तो हमारा आंसर दूसरा सही हो जाएगा। फिर है प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर व दक्षिण में लिखा जाता है। प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर व दक्षिण भी लिखा जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा पहला, ये सही है कि किसी प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर व दक्षिण भी लिखा जाता है। तो हमारा पहला ही सही है। अभिकथन उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर रहता है। तो हमारा आंसर ये भी दोनों सही है। हम व्याख्या करता है, इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ा चुकी हूँ, मैं सभी वहाँ जाकर देख सकती हूँ। अभिकथन विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु एवं विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। फिर है क्या, यदि भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्पों से कौन विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होंगे? तो उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी प्लेट सीमा, एस तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, निकट वेंटर। दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा ये पहला ही सही आ जाएगा कि उद्गम केंद्र भूकंप लेखी प्लेट सीमा, पहला ही सही आ जाएगा हमारा आंसर। फिर है अभिकथन फिर है अभिकथन क्या है? सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध स्थापित पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है एवं सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर है। तो हमारे दोनों सही है हमारे दोनों ही सही है, परंतु ये जो आर है ना वो एक ही व्याख्या नहीं करता, तो हमारा दूसरा माना जाएगा आंसर। फिर है 30, 31, 50 क्वेश्चन, 49, 50, फिर आएगा 51। हाँ, पर्यावरण के क्षेत्रों का सही मिलान करके उनके साथ कीजिए और क्या मिलान करना है। चलो तो हमारा इसमें आ जाएगा स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल एवं जलमंडल। तो हमारा स्थलमंडल किस में आएगा? हमारा स्थलमंडल आ जाएगा किस में? धातु और चट्टान। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ सभी, तो आपको तभी पढ़ाई हूँ। तो स्थलमंडल आ जाएगा धातु एवं चट्टान, क्योंकि स्थलमंडल पे धातु एवं चट्टान ही है। और वायुमंडल आ जाएगा किस में? हमारा वायुमंडल आ जाएगा चौथे में, जिसमें हवा और विभिन्न गैसों से निर्मित प्रवाह है। तो हमारा 5वें में आ जाए, चौथी में आ जाएगा। एवं फिर जीवमंडल आ जाएगा हमारा किस में? पौधे एवं जीव में। जीवमंडल आ जाएगा
पौधे एवं जीव में, और जल मंडल आ जाएगा जल समूह जैसे नदियाँ झीलें। तो इसमें हमारे इस प्रकार से हैं। तो पहले का है क्या, तीसरा आंसर हो जाएगा तीसरा चौथा और दूसरा पहला, तीसरा चौथा और दूसरा पहला। इस प्रकार से हमारी आंसर आ जाएगा। तो कौन 51 देख रहे थे, अब हमें देखना है 52 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये नीचे आ गया था ये पार्ट, तो इसलिए इसको नीचे से देखना पड़ा है। तो हम फिर से वहीं पहुँचते हैं जहाँ थे 52 क्वेश्चन पे, क्योंकि 51 हो चुके हैं हमारे। बावन क्वेश्चन पर पहुँचते हैं हम। और दोस्तों फिर से बोलना चाह रही हूँ कि लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, एवं शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को, जिससे सबको मिल सके इसका लाभ, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो मिल गया। तो हमारा देखो आंसर है इसका क्या, तीसरा, क्योंकि तीसरा चौथा और दूसरा पहला था इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? तो आर्गन, हीलियम नहीं है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायु में मौजूद गैसों में ग्रीन हाउस गैसें हैं। वायु विभिन्न गैस है, वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। वायु के विषय में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं, हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन गैस वायु में प्रचुर मात्रा में है। छोटे धूलीकण वायु में मौजूद है। तो हमारा बी और डी सही लग रहा है, एवं ए और सी गलत लग रहा है। तो हमारा देखो हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये सही है। छोटे छोटे धूलकण वायु में मौजूद, ये भी सही है। हीलियम, आर्गन वायु में प्रचुर मात्रा में, एक गलत है हमारा, क्योंकि ये नहीं है। पौधे वायु में सीधे नाइट्रोजन लेते हैं, गलत है। तो हमारा बी डी सही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा तीसरा, बी डी सही है और सी गलत है। मतलब शहरों में गांव की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं, एवं ऐसा फील्ड निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं, एवं भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं, एवं शहरों में अधिक खुले स्थान और पेड़ होते हैं। तो हमारा आंसर में से ये गलत हो जाएगा। शहरों में खुले एवं स्थान, ये नहीं है, खुला स्थान नहीं रहता है शहरों में। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी सी। तो हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। फिर है खनिजों को उनके प्रकारों से सम्मिलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो खनिजों को उनके प्रकारों से सम्मिलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा लोह खनिज, इससे मिलाना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा पहले का लोह खनिज का किससे आ जाएगा, तो मैंगनीज से। लोह खनिज का आ जाएगा दोस्तों किससे, मैंगनीज का। लोह खनिज का आ जाएगा मैंगनीज से। एवं जीवाश्म ईंधन का आ जाएगा किससे, कोयला से, क्योंकि कोयला से जीवाश्म ईंधन से बनता है कोयला। लोह खनिज से बनता है मैंगनीज और जीवाश्म ईंधन से बनता है कोयला। एवं अधात्व खनिज बनता है चूना पत्थर से, अधात्व खनिज चूना पत्थर से। एवं अलोह खनिज बनता है किससे, सीसा से। तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, तीसरा आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों। वन्य जीव के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य आवश्यक है? तो हमारी कौन सी, वनों की कटाई, मृदापादन गलत है, वनों की कटाई, दावानल, जंगल की आग, भूस्खलन गलत है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य ये सही है, और ये भी गलत है हमारा शिकार करना। तो तीसरा सही है इसका आंसर। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों पर सही विकल्प चयन कीजिए। उर्वरकों और उपज पाने वाले बीजों का प्रयोग बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके वर्षा निर्भर कृषि का मशीनीकरण। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी डी, वर्षा पर निर्भर कृषि, ये गलत है हमारा। तो हमारा आ जाएगा ए बी डी, तीसरा आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा? तो लोग एक दूसरे को बराबर ही समान रूप से देख रहे हैं, लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं, लोग एक दूसरे को सम्मान कर रहे हैं, श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना
तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? लोग एक दूसरे को बराबरी के समान, ये गलत है। लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं, ये सही है। श्रेष्ठहीनता की भावना, ये भी सही है हमारा। तो हमारा बी डी सही है, एक लोग दूसरे को सम्मान कर रहे हैं, ये गलत है। तो हमारा बी डी सही हो जाएगा। तो चौथा सही है। निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर असह्य प्रभाव डालते हैं? भिन्न खान पान और कपड़े की आदतें, समान धर्मों का पालन, लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना। तो हमारा आंसर आ जाएगा सर ए सी। हमारा आंसर आ जाएगा क्या दोस्तों? ए सी आ जाएगा हमारा आंसर। ए सी कहाँ है? चौथे में। तो ये सही है हमारा आंसर। फिर है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन है? कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। तो हमारा दूसरा आंसर सही है। भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? राष्ट्रपति एवं एकात्मक एक संसदीय एवं संघीय। तो हमारा दूसरा सही है, संसदीय एवं संघीय व्यवस्था को चुना गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में सही है? ग्रामीण भारत में कुल किसानों में लगभग हर 5वें में से 4 बड़े किसान हैं। भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, ये सही है हमारा बी। छोटे किसान अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए मुख्यतः बैंकों पर आश्रित होते हैं। हमारा पहला दूसरा सही लग रहा है, देखते हैं। हमारा बी सबसे ज़्यादा सही लग रहा है कि वे दूसरों के साझे में फंस जाते हैं। तो हमारा बी इसका आंसर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा सही, बी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही कथनों का आंसर दी। भारत में 60% परिवार खेतीहर मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतीहर मजदूर दूरवर्ती स्थानों पर प्रवास करते हैं। किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतीहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं। एवं इसमें कौन सही है? तो इसमें आ जाएगा हमारा कौन? बी और सी सही हो जाएगा हमारा। 60% खेतीहर मजदूर काम कर रहे हैं, ये तो नहीं आएगा हमारा। बी और सी सही माना जाएगा हमारा। तो आंसर है हमारा कौन सा? तीसरा, बी और सी। किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है नियमित रूप से चुनाव का आयोजन होना, बिल्कुल सही है। निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, बिल्कुल सही है। और जागरूक जनमत, बिल्कुल सही है। समर्पित नौकरशाही, गलत है, ये नहीं आएगा। नौकरशाही नहीं आ सकता, तो ये गलत हो जाएगा, समर्पित नौकरशाही। फिर हमारा दूसरा इसका आंसर आएगा ए बी सी। एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं मेड के रूप में तथा पुरुषों के चित्र अभिनेताओं एवं पायलटों के रूप में, इस तरह का चित्र सम्माननीय रूप से बढ़ावा देगा किसी जेंडरवादी रूढ़ितावादी धारणा को बढ़ावा देगा, इस प्रकार के चित्र। फिर है सभी लोकतांत्रिक देशों में से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान अवश्य होगा। ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। नीचे दिए विकल्प में से सही आंसर लिखिए। तो इसमें से दोनों ही सही है, पहला भी सही है, दूसरा वो पहले की दूसरा व्याख्या भी कर रहा, तो दोनों सही है। फिर भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए, भारत के संविधान के द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया है? तो राज्यों का संघ, पहला से राज्यों का संघ का प्रयोग किया गया है। निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होगी? तो न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानूनों के अनुसार तय करते कि आरोपी निर्दोष है एवं, पहला सही है, एवं न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते, दूसरा सही है। एवं अंत में जिनता हिल जाता है उन पर न्यायाधीश शीघ्र निर्णय सुना देते हैं, ये गलत है। शीघ्र निर्णय सुना देते हैं, गलत है। पहला दूसरा सही है, तो चौथा सही है। शोषण से मुक्ति के आविष्कार, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधु या मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो अधिकतर सामाजिक न्याय संबंधी कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए और आर, दोनों सही है, परंतु आर की व्याख्या करता है। तो हमारी दोनों सही है एवं व्याख्या भी करता है।
फिर है भोपाल गैस त्रासदी के उदाहरण को लेकर की जाने वाली चर्चा में निम्नलिखित में से मुद्दों के स्थान पाने की ज़्यादा संभावना है। तो हमारा आंसर जाएगा क्या, निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय। सही है। कीटनाशकों का उत्पादन, ये क्या है, उद्योगों में लागत में कटौती, जैसे ही मजदूरों को मुआवजा, ये भी सही। तो हमारा बी हटा के सॉरी दोस्तों, ये सी डी सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में अति उपयुक्त है। तो विचार, रहन सहन और सांस्कृतिक प्रथाओं के अंतरों की भिन्नताओं का सम्मान करना सीखने के लिए, अतीत के संबंध में गर्व और विवाद की भावना पैदा करने के लिए, समाज के एक सक्रिय उत्तरदायी व चिंताशील सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए यह समझने के लिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी संरचना और प्रबंधन कैसे होता है तथा उसे शासित कैसे किया जाता है। तो हमारा पहला सही है और दूसरा गलत, बी गलत है, ए सी डी सही है हमारी। तो हमारा आ जाएगा आंसर तीसरा। एवं अभिकथन क्या है हमारा, सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद के लोकाचार से समतावाद के लोकाचारों की तारीफ स्थानांतरित होना अति आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान परंपरागत तौर पर विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित है, जो कि महत्वपूर्ण है, परंतु समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए आर, दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर है सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका बाजार थीम पर एक पाठ्य योजना बनाना चाहती है। निम्न में से कौन से उप संपत्तियों की उसकी पाठशाला योजना का हिस्सा बनने की सबसे अधिक संभावना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बाजार के प्रकार एवं बाजारों की श्रृंखला, असमान अवसर, कृषि उत्पादन कार्य, बाजार में मोल तोल करना। हमारा आंसर आ जाएगा, सभी आ जाएंगे डी छोड़ के, कृषि उत्पादन कार्य, क्योंकि कृषि उत्पादन नहीं, बच्चे की बात पूछा तो बाजार के प्रकार हमारा आ जाएगा ए बी सी ई, डी छोड़ के। तो तीसरा हमारा सही आंसर है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभव कक्षा में लाते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हमें बच्चों के अनुभवों को ज्यों को त्यों सम्मिलित करना चाहिए। यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही यह विश्लेषण किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। तो हमारा ये सी सही है, ना कि बी। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं को समाप्त करने हेतु कौन से प्रयोग करेंगे। तो छात्र एवं छात्राओं को एक सीट पर बिठाना और इस व्यवस्था को साप्ताहिक आधार पर संचालित करना तथा छात्रों को एक दूसरे से परिचित होने के अवसर देना, कक्षा में जेंडर तटस्थ गतिविधियों को आयोजन करना और लड़कियों की एक उत्तर पुस्तिका तथा लड़कों की उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए प्रोत्साहन करना, कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी समान रूप से छात्र एवं छात्राओं में बांटना। तो हमारा ए बी डी सही है, ना कि सी छोड़ के ए बी डी सही है। विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान की सम्मिलित है, पाठ्य योजना बनाते हुए 5 ई मॉडल काफ़ी प्रचलित है। इसके मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाने हेतु आरंभ में कौन से चरण का प्रयोग करेगा। तो एवेल्यूएट, एक्सप्लेन, इंगेज, एंटरटेन। तो हम इंगेज का उपयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवों के द्वारा लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में सबसे अधिक सहायक होती है। तो छात्रों को यह भूमिका निर्वहन रोल प्ले के माध्यम से स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनाने की मुख्य घटना दर्शाने को कहना, छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। तो हमारा दूसरा सही आ जाएगा इसका आंसर। कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार की। पाठ्य पुस्तकों ज्ञान के एकमात्र स्रोत की तरह देखना चाहिए तथा इससे किसी भी तरह के भटकाव को प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं को पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर
तथा अन्य विभिन्न स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों की याद करने के लिए कौशल परख अपने लिए ही होना चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तकों को में दी गई सूचना जानकारी को अपने स्वयं के अवलोकन के लिए साथ जोड़ने के लिए सबल बनना चाहिए। तो हमारा बी डी बिल्कुल सही है, ये नहीं है, बी डी बिल्कुल सही है हमारा। इसमें से कौन आ जाएगा? बी डी। तो हमारा आ जाएगा आंसर चौथा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के अवसर प्रदान करती है? तो बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे का अध्ययन केस स्टडी उपलब्धि करनी चाहिए, जिससे लोग भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से उल्लेखित विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। वकील को आमंत्रित किया जाना चाहिए उन महत्वपूर्ण मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए जिनमें उसे जीत मिली है। तो हमारा इसका आंसर है कौन सा? केवल बी। तो दूसरा इसका आंसर है केस स्टडी, ये दूसरा वाला हमारा आंसर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करते हैं? तो लोगों की समानता के लिए किए गए संघर्ष में संविधान की क्या भूमिका है? वे कौन से विभिन्न तरह के बाजार हैं जिनमें गुजर का कपास एक कमीज बनती है? एक कमीज बनाने की प्रक्रिया में किसे सबसे अधिक लाभ मिलता है? सदाबहार वनों तथा पर्णपाती में अंतर क्या है? तो हमारा आंसर आ जाएगा ए सी आ जाएगा आंसर, ना कि बी, ना कि डी। तो हमारा ए सी सही आंसर है। तो चौथा आंसर है ए और सी। प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी हाल ही में हुए चुनावों को समझ सके, उसके लिए एक शिक्षिका सहायता करना चाहती है। वह चाहती है कि विद्यार्थी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तत्व के रूप में देखें और कौन सा स्रोत इसके लिए उपयुक्त रहेगा। राज्य के चुनाव परिणामों के विवरण वाली समाचार क्लब चुनाव करने में संबंधित भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद चुनाव प्रक्रियाओं के वीडियो रिकॉर्ड यूट्यूब पर उपलब्ध कराना एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनावों से संबंधित प्रसंगों वाली फीचर फिल्में। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ए और सी दोनों सही है और बाकी गलत है, बी और डी। तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? चौथा, ए और सी। फिर है आगे है सामाजिक विज्ञान को प्रारंभिक विद्यालयों में बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? तो विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के बारे में नवीनतम सूचना उपलब्ध कराना ताकि वे याद कर सके कि विश्लेषणात्मक रचनात्मक मानस का आधार रखने में सामाजिक विज्ञान एक अनिवार्य स्रोत की एक तरह की सहायता करता है। इस पर बल देता है। विद्यार्थियों को निरंतर याद दिलाना चाहिए कि समाज में उपस्थित प्रत्येक समस्या को विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में हल किया जा सकता है। तो हमारा केवल बी सही माना जाएगा और बाकी गलत, ए डी गलत हो जाएगा। तो तीसरा सही है। फिर कथन है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। फिर भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षण समाज सैनिकों की कमी। तो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर ये सही है और आर बिल्कुल गलत है। तुम्हारे आंसर का ये सही और गलत। तो तीसरा हमारा इसका आंसर आ जाएगा ये सही और आर गलत। फिर है औपनिवेशिक शासन में भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया कि अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक प्राथमिक स्रोत के रूप में किया जा सकता है? बिरसा मुंडा के जीवन पर बना एक वृत्तचित्र, लेखक के अभिताव द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कल्पना फिक्शन, उपनिवेशिक शासन में जनजातियों की परिस्थिति को समर्पित इतिहास की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ उस काल समय के दौरान बेगा जैसी जनजातियों द्वारा
किए गए और मानव शास्त्री बैरियर 11 द्वारा प्रलेखित किए गए गीत। तो हमारा चौथा सही है इसका आंसर। यदि एक विद्यार्थी एक जिले की सांख्यिकीय विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखता है, निम्नलिखित में से किसकी संभावना के रूप में आवश्यकता होगी? तो घरों के सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़े, भारत की जनगणना के आंकड़े। तो हमारा आंसर दूसरा सही हो जाएगा कि भारत की जनगणना के आंकड़े। फिर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन रूपरेखा की मुख्य विशेषता है? प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना, हितधारकों के साथ अधिगम प्रगति को साझा करने के लिए उपयोग एवं अधिगम प्रतिफलों पर आधारित मानदंड पर विद्यार्थियों के अधिगम को आंकना, समय अनुसार अधिगम प्रगति में निम्नलिखित परिवर्तनों के अवलोकन के अवसर उपलब्ध कराना। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए और डी, सी गलत। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है? कौन सा सिद्धांत सही है देखते हैं। बच्चों को उनसे ना संभलने वाला गृह कार्य नहीं देना चाहिए। बच्चों से ना संभलने वाला गृह कार्य नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे के चहुमुखी सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो शारीरिक दंड देते हैं उनको सख्त चेतावनी देना चाहिए। बच्चों को अनुशासित रूप से अपने विचारों को प्रकट करने का निर्देश देना चाहिए। तो हमारा आंसर केवल बी, हमारा आंसर बी सही हो जाएगा कि उसको बच्चे को सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन करने के लिए अवसर देना चाहिए तब के। तो बी हमारा आंसर माना जाएगा। दूसरा, विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता? योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, स्थापन प्लेसमेंट आकलन। ये सही हमारा स्थापन प्लेसमेंट आकलन। पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह, एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों परीक्षा पत्रों का संग्रह, पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों वस्तुओं के चयन होती एक मापदंड। तो हमारा आंसर है ए सी, ना कि बी। ए सी हमारा आंसर है। तो तीसरा हमारा आंसर माना जाएगा। निम्नलिखित में से प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन करता है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गैस प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है? वायुदाब क्या है? एवं वर्षा के 3 प्रकारों के नाम बताइए। एवं साक्षरता क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाइए। एवं निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के कई मायने हो सकते हैं, अपने क्षेत्र के कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो हमारा डी और सी सही माना जाएगा, बाकी गलत। तो तीसरा सही है हमारा, डी और सी सही है हमारा। फिर हमारा क्षेत्रीय बोली कौन सी है? तो अब आ गई हमारी हिंदी। क्षेत्रीय बोली हमारी कौन सी है? तो क्षेत्रीय बोली है हमारी क्षेत्र की भाषा की वाक विशेषता है। क्षेत्र अथवा राज्य की भाषा, क्षेत्र अथवा लिपि के साथ भाषा। हाँ, पहला ही सही है, क्षेत्र की भाषा की वाक की विशेषता है। फिर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? तो संसार में केवल एक संकेत भाषा है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। तो हमारा तीसरा सही है कि संकेत भाषा एक प्राकृतिक भाषा है। फिर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है? द्वितीय भाषा प्रथम भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करती है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करती है। तो हमारा दूसरा सही है, जो प्रथम भाषा है ना वो दूसरी भाषा सीखने में हमें सहायता करती है। जो प्रथम भाषा होती है ना हमारी, वो दूसरी भाषा सीखने में सहायता करती है। भारत में शिक्षा नीति में भाषा को खालिस्तान रूप जानते हैं। शिक्षा नीति में भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा तथा अंग्रेजी त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला के। भारत में शिक्षा नीति में भाषा को
त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला के रूप में जानते हैं। दक्षता आधारित भाषा शिक्षा का उद्देश्य है परिभाषित संदर्भों जैसे शिक्षा कार्य, व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक विकास में भाषा प्रयोग की जाती है, क्षमता को विकसित करना। तो ये हमारा पहला ही सही माना गया, इसका पहला सही लगा। शिक्षक को शिक्षा शास्त्र को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए सामग्री शिक्षा शास्त्र को सन्निहित करना कहलाता है। प्रमाणिक सामग्रियाँ तथा सामग्रियों का उत्पादन, सामग्रियों की विषय वस्तु की वेधता, सामग्रियों का शैक्षणिक शास्त्रीय संपादन, हमारा ये सही है तीसरा। सामाजिक सामग्रियों का शिक्षा शास्त्रीय संपादन। फिर काव्य शिक्षण, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो काव्य आनंद तथा विचारों के लिए है, पहला ही सही है हमारा। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि काव्य आनंद तथा विचारों के लिए है। फिर है कक्षा 8 की शिक्षिका, कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ठीक उसी तरह लिखने के लिए कहती है कि वह श्रवण की कौन सी युक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। तो वह करती है कौन सी? और अधोमुखी युक्ति, उचित श्रवण युक्ति के रूप में श्रुतलेख, और ए अर्धोमुखी उक्ति, अधोमुखी उक्ति। एक शिक्षक संदर्भ में शब्दों और छोटे वाक्यों को भाषा खंडों के रूप में प्रयुक्त करता है जो समय विश्लेषण पूर्ण रूप में। इसके उपरांत ये वह संदर्भों खंडों को शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग के लिए देता है। शब्दावली सिखाने की यह कौन सी पद्धति या उपागम है? तो समूह के रूप में शब्द संपदा, कोर्स विषयक उपागम, संप्रेषणात्मक संरचना, कोर्स विषयक उपागम है ये, कोर्स विषयक उपागम। संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता की ओर संकेत करती है, इसका कौन सा है? तो दिन के सामान्य भाषा कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग, जन्मदिन की पार्टी में बातचीत के लिए भाषा का प्रयोग, अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशलों के लिए भाषा का प्रयोग। तो हमारा तीसरा सही है कि अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय एवं कौशलों के लिए भाषा का प्रयोग। ठीक है, तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखन का प्रक्रिया उपागम है और कौन सा लेखन का उत्पादन उपागम है? तो आप सभी जिस कक्षा में हैं उसे देखिए कि अपने रास्तों के साथ अवलोकन करें, वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं के बारे में सूचना एकत्रित करें, विचारों बिंदुओं को लिखिए, एक रूपरेखा विकसित कीजिए, मसौदा लिखिए, संपादन कीजिए और अंतिम उपयुक्त अनुच्छेदों का शीर्षक दीजिए, मसौदा कीजिए। सांप की आत्मकथा पर 200 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो हमारा आंसर माना जाएगा कि ए और बी दोनों प्रक्रिया उपागम कार्य, ए नहीं है। ए और बी दोनों प्रक्रिया उत्पाद का उपागम कार्य, ये नहीं है। बी प्रक्रिया उपागम एवं ए उत्पाद उपागम कार्य, ये भी नहीं है। ये सही माना जाएगा। तो हमारा ए प्रक्रिया उपागम है और बी उत्पाद उपागम कार्य है। शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता की ओर संकेत करता है। भाषा प्रयोग करने वाले का व्याकरणिक ज्ञान, भाषा के रूप और प्रकार के प्रति सचेतनता तथा संवेदनशीलता को बढ़ाने, भाषा के चारों ओर कौशलों की समझ, भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति सचेतनता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, ये सही है हमारा। फोर्थ सही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? तो व्याकरण, अनुवाद विधि, बीमेल विश्लेषण, नेटवर्क के प्रकार, रूप तथा कार्य। तो नेटवर्क के प्रकार हमारा सही आंसर है इसका। शिक्षा की संकल्पना नहीं, तो नेटवर्क के प्रकार। फिर पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य। पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य है साक्ष्य के रूप में समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरण को एकत्र करना। तो हमारा यही सही है कि जो पोर्टफोलियो है ना, उसका आकलन कैसे होता है कि साक्ष्य के रूप में समयावधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरण को एकत्र करना माना जाता है पोर्टफोलियो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प, पहला ही सही है हमारा इसका आंसर। फिर है गहन पठन पाठन का एक कौशल है जो
गहन पठन पाठन का एक कौशल है जो की ओर संकेत करता है कि मनोरंजन के लिए पढ़ना, संपादन के मनोरंजन के लिए पढ़ना। ये तो बिल्कुल गलत है कि मनोरंजन के लिए थोड़ी पढ़ाई करते हैं, मनोरंजन के लिए गलत है, संपादन के लिए गलत है। पाठ्य वस्तु की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही है कि जो पाठ्य वस्तु है उसकी गहरी समझ करने के लिए पढ़ते हैं, ना कि मनोरंजन के लिए, उससे हवालोकन प्राप्त करने के लिए ना कि। तो हमारा तीसरा आंसर माना जाएगा इसका। विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना है। विस्तृत जो बहुत सारी जानकारी के लिए कैसे पढ़ें पाठ्य वस्तु को। तो विस्तृत पठन, आनंद के साथ पठन, पठन प्रतिक्रिया, तो गहन प्रतिक्रिया मानी जाएगी। जो गहन पठन है वो माना जाएगा विस्तृत जानकारी के लिए। असहन लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करना के बाद आता है योजना बनाना। पहला ही सही माना गया, इसमें पहला ही सही है कि लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करना योजना बनाने के बाद आता है। लेखन प्रक्रिया के चरण प्रकाशन पर समाप्त होते हैं। तो हमारा पहला ही सही है, लेखन प्रक्रिया के चरण प्रकाशन पर समाप्त होते हैं। फिर है मुक्त लेखन को उस लेखन की तरह विख्यात किया जा सकता है। मुक्त लेखन को उस लेखन की तरह विख्यात किया जा सकता है जिसे किसी अन्य स्रोत से लिया जाता है और जो कविता बन जाती है। नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना। तो हमारा तीसरा सही है। मुक्त लेखन यानी जो मन में आए वो लिख देना, बिना देखे जो मन में आए वो लिख देना। तो हमारा आंसर आ जाएगा तीसरा, मुक्त लेखन में। एक भाषा शिक्षिका अर्थ की समझ की बजाय वाक्यों की संरचना को याद करने पर बल देती है। वह का उपयोग करती है किसका कि व्याकरण, अनुवाद पद्धति, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष पद्धति, संरचनात्मक उपागम। तो हमारा चौथा सही है, संरचनात्मक उपागम का उपयोग करती है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ये बार बार क्वेश्चन में टपक ही जाता है, तो उसको ध्यानपूर्वक देखिए कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो स्विनेम है, इसकी स्विनेम है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। फिर है एक शिक्षिका यह विश्वास की मानव भाषा की उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। वे किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत है? तो वे हैं किस सिद्धांतवादी? स्किनर के द्वारा सहमत है। फिर है छोटे बच्चों से बात करते समय सरल वाक्य, उच्च तान और अनुतान में बदलाव के उदाहरण। तो अति सामान्य का बबलाना, भाषक वाक्य, बाल निर्देशित वाक्य सही है। फिर है सीखने की वह अक्षमता जो वाक्य ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करती है जिससे पठन में समस्या उत्पन्न होती है, तो वह क्या कहला देगी? तो देखो, जिसमें पढ़ने में समस्या उत्पन्न हो रही है पठन में, तो वह कहलाएगी डिसलेक्सिया। एवं डिसग्राफिया कौन कहलाएगी? जो लिखने में समस्या उत्पन्न हो रही है। जो लिखने में समस्या उत्पन्न हो रही तो डिसग्राफिया कहलाएगी, और जो पढ़ने में समस्या उत्पन्न हो रही तो डिसलेक्सिया कहलाएगी। इस प्रकार से डिसकैलकुलिया कहलाएगी, गणित में उत्पन्न हो रही समस्या। तो हमारा इसका तीसरा आंसर है। कक्षा 6 की शिक्षार्थी उदाहरण में त्रुटियां करता है, शिक्षक उसकी मदद कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए बिल्कुल गलत है। जब बच्चा त्रुटि करता है उसे रोककर त्रुटियों को सुधारना ही गलत है। जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब उसका सही उत्तर बिल्कुल सही। देखो, क्लासेस कोचिंग में जब अपनी पढ़ाई पूरी हो जाती है उसके बाद ही हम डाउट पूछते ना, बीच में तो डाउट पूछते नहीं है ना, तो हमारा वही आंसर आ जाएगा कि क्लास के बाद। बच्चों के भाषा सीखने में मुद्रित समृद्धि परिवेश को लाभदायक माना जाता है। ऐसे परिवेश में निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बच्चों को मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर रोचक कहानियाँ, कविता एवं बच्चों से संबंधित जानकारी कक्षा और विद्यालय की दीवारों पर लगाना। तो ये हमारा सही माना जाएगा दूसरा। निपुण भारत मिशन के अनुसार लक्ष्य जैसे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बोध के सीखने के लक्ष्य सभी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए। कक्षा 1 में समझ के साथ पढ़ने के लक्ष्य इस प्रकार हैं
जैसे प्रति मिनट 40 से 60 शब्दों में अर्थ के साथ पढ़ना। कम से कम 3 अक्षरों से बनने वाले सरल शब्दों को पढ़ना। आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य वस्तु में कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों से बनने वाले छोटे वाक्य पढ़ना। तो हमारा आंसर माना जाएगा तीसरा सही है। परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो हमारा विस्तृत पठन, विवरणात्मक पठन, स्किमिंग पठन, स्कैनिंग। जो जैसे कि कोई परीक्षा के लिए विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का, जैसे हमारी परीक्षा नज़दीक आई तो हम क्या करते हैं, कोई भी किताब की स्कैनिंग कर लेते हैं, अपने दिमाग में स्कैनिंग करके रखते हैं, जिससे हमें वो वहाँ लिखना है। हम सोचते रहते हैं कि हमने ये पढ़ा एक धारा, तो हमने उसकी स्कैनिंग कर ली, तो हमारा आंसर माना जाएगा स्कैनिंग। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है, उसके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा होगा? तो साक्षात्कार, रूब्रिक्स, 100 आकलन, पोर्टफोलियो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा विश्वसनीय कितनी। फिर है हमारा, ये तो हम पढ़ चुके हैं, हमारा लास्ट था, हो चुका हमारा कि देखो हमारे 120 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। कितने हमारे 120 क्वेश्चन कि सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण होगा कौन लेखन योग्यता में शिक्षार्थियों के लिए? तो हमारा होगा क्या, पोर्टफोलियो। तो हमारे कितने 120 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आज कितने होगा हमारे 120 क्वेश्चन कर लिए। आप सभी ने कमेंट करके बोला था कि 120 क्वेश्चन कराइए, तो मैंने 120 क्वेश्चन करा, तो मैं 120 क्वेश्चन करा दी है आपको। तो इसको अच्छे से देखिए, संपूर्ण क्वेश्चन एवं ये सभी प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है, जो कि पेपर में आते ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन यही आते हैं, लेकिन आते यही सभी क्वेश्चन है। बस प्रॉब्लम ये कि वो थोड़ा मेमोरी वाइज पूछ लेते हैं, थोड़ा सा घुमा के। तो इन्हीं को डेली आप पढ़ोगे ना, तो आप सब समझ जाओगे कि इनकी चाल क्या है, कैसे घुमाया गया है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो आप सभी इस चैनल पर 6 to 8 की NCERT पढ़ाई जा रही है, तो आप उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना दी गई है। एवं आप सभी दोस्तों, मैं लास्ट में बोल रही हूँ फिर से एक बार कि लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए एवं बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुँच सकेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबका काम बन सके, क्योंकि सबको एग्ज़ाम देना है। ऐसा तो है नहीं कि हम ही को देना है, तो सबको शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप ऐसे ही शेयर करते रहोगे और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब कमेंट करोगे ना, तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। और मैं आपको हर हफ्ते में अभी एक क्लास देती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की, और फिर आगे चल के आप जितना कमेंट में बताओगे, या फिर 2 क्लासेस तो मैं देने ही लग जाऊँगी, क्योंकि हमें पूरा कोर्स करना है। क्योंकि पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है, 1-2 नहीं लगाना है, पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है। इसलिए आपको इस पर जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले, मैं आपको ये सब कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा समय में दे सकूं। और थ्योरी वाइज क्लासेस लग रही हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप सभी को ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सारे 120 क्वेश्चन देती हूँ। अपना टारगेट है कितना, 100+ मार्क्स। कितने चाहिए हमें, 100+ मार्क्स लाना है हमें। इसलिए हमें 120 क्वेश्चन लगाना है डेली, तभी हमारे, चलो 120 क्वेश्चन लगाएंगे, 20 भी गलत होंगे तो 100 हमारे सही होना चाहिए। तो हमारी 90 पे, हमारा 90 आ गए ना, तो हम बिल्कुल सेव कंडीशन में, लेकिन हमें 100+ मार्क्स की तैयारी करना है, जिससे हमारे 100 तो आ ही जाए। तो इसलिए आप इस पर जुड़े रहिए, और आपका इस पर लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं होगी। और आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे, तो आपको नॉलेज बैठेगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं इसमें, ठीक है। और अगली क्लास अगले दिन डलेगी, तो आप उसका वेट करिए एवं इंतज़ार करिए और देखिए, और इसको जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, हर जगह। चलो, थैंक यू दोस्तों देखने।